नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हस्तलिखित स्वरचित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो बिहार एस्टेट पेपर 2 के सिलेबस से संबंधित है। वीडियो में कहानी, नाटक और उपन्यास से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसमें कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पोस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत, गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है। तो वीडियो को आप देख करके ये बताइएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए और आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903, 1910, 1913, 1911। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913। कानों में कंगना कहानी किसका है? तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का ये कहानी है, और यह जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इंदु पत्रिका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा कहानी संग्रह राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं है? सोया हुआ शहर, गांधी टोपी, सावनी संबा, कुसुमांजलि। राधिका रमण प्रसाद सिंह का कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सोया हुआ शहर जो है, यह राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं है। सोया हुआ शहर ये कहानी चतुर्सेन शास्त्री का है। बाकी गांधी टोपी, सावनी संबा, कुसुमांजलि, ये तीनों जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? सुखमय जीवन 1911 कहानी भारत मित्र में प्रकाशित हुई। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 पंजाब में हुआ। उसने कहा था, कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883, यहाँ तक सही है। पंजाब में नहीं हुआ था, हिमाचल में हुआ था। ठीक है, बी विकल्प गलत होगा। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन स्थान जो है हिमाचल था। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी में असत्य कथन कौन सा है? कहानी का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है। कहानी में कुत्ते का नाम जबरा है। इसमें असत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी। यह कहानी जो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाकी तीनों सही है। प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी, मुख्य पात्र हल्कू और कुत्ते का नाम है जबरा, ये तीनों सही है। लेकिन ये कहानी जो है माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, तेरा घर कहाँ है? मगरे में और तेरा मांझी में। यहाँ कहाँ रहती है? उक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? पंचलाइट, चीफ की दावत, कहानी का प्लॉट, उसने कहा था। ये जो कथन है, चर्चित कथन है, ये किस कहानी से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। ये जो कथन है, उसने कहा था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में और तेरा मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है? और उसके बाद फिर लड़की कहती है, अतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा है। उसके बाद फिर लड़की लड़के से पूछती है, और तू कहाँ रहता है? वह भी कहता है, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1972, 1973, 1974, 1975। सही उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी रचना तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? पहला पाठ डायन, निशाचर, मधुआ। कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? तो मधुआ जो है यह भीष्म साहनी का नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद का कहानी है। ठीक है, पहला पाठ डायन, निशाचर, ये तीनों जो है भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है। मधुआ यह जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है?
मालविका, कार्नेलिया, अलका, कल्याणी। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? सिलेबस में जितने भी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध लगे हुए हैं इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वह कार्नेलिया है। अगला प्रश्न है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने, सूबेदार ने, वजीरा सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जो वेश बदल कर आता है उसे लहना सिंह ने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। अगला है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम जो है फ्लैशबैक शैली, जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति पद्धति कहा जाता है, पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई ये हिंदी की पहली कहानी है, उसने कहा था। फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष है 1911, बुद्धू कांटा का है 1914 और उसने कहा था का है 1915। अगला है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन 2 गांवों का उल्लेख किया है? मेरीगंज और बेलारी, सेमरी और पांडेपुर, भवानीपुर और सेमरी, बेलारी और सेमरी। तो गोदान उपन्यास में जो 2 गांवों का उल्लेख किया गया है वह बेलारी और सेमरी है। ठीक है, ये 2 गांव हैं, बेलारी और सेमरी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में कौन सा पात्र तहसीलदार के पद पर है? बलदेव, डॉक्टर प्रशांत, बामन दास, विश्वनाथ प्रसाद मलिक। तहसीलदार के पद पर कौन रहता है? तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक जो है यह तहसीलदार के पद पर रहते हैं और यह तिकड़म, चालाक और बेईमान तहसीलदार के रूप में विश्वनाथ प्रसाद को जो है इस उपन्यास में दिखाया गया है। मगध की राजकुमारी का क्या नाम है? एलिस, कल्याणी, कार्नेलिया, सुभाषिनी। मगध की राजकुमारी, तो मगध की राजकुमारी का नाम है कल्याणी। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? शांता रेड्डी, सत्यजीत रे, मणि कौल, सत्यजीत ठाकुर। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणि कौल। आषाढ़ का एक दिन पर जो फिल्म बनी थी और उसके निर्देशक थे मणि कौल। और फिल्म फेयर का जो पुरस्कार दिया गया था आषाढ़ का एक दिन पर जो फिल्म बनी थी उसे जो है फिल्म फेयर का पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे, गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? धनिया, हीरा, होरी, मेहता। सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे, यह जो कथन है यह होरी का है। और यह जो कथन कहता है, होरी का जो पुत्र है गोबर, वह भोला की पुत्री झुनिया से प्रेम करता है और झुनिया जब गर्भवती होती है उसके बाद गोबर जो है झुनिया को छोड़ करके चला जाता है और झुनिया अपना घर छोड़ करके होरी के घर पर आती है। और होरी यह जो कथन कहता है यह धनिया से कहता है, सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। और गांव समाज जो है झुनिया को स्वीकार नहीं करता है। इस स्थिति में धनिया और होरी जो है उसे अपने घर में रखते हैं और यह पंक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी हैं, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस उपन्यास का है? गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल, गबन। तो ये जो कथन है फणीश्वर नाथ रेणु का ये कथन है। इन्होंने मैला आंचल में ये कथन कहा है। मैला आंचल में फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। ऐसा नहीं है इन्होंने केवल सुंदरता का बखान किया है, साथ में कुरूपता का भी वर्णन किया है इस उपन्यास में। सब कुछ है इस उपन्यास में, मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है मैला आंचल के संदर्भ में।
अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इस उपन्यास में मिथिलांचल प्रदेश को केंद्र में रखा गया है। इस उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, राजनीति, मठों एवं आश्रमों के पाखंड को दर्शाया गया है। इसमें अंचल की सुंदरता व कुरूपता दोनों का चित्रण मिलता है। मैला आंचल उपन्यास की शुरुआत मेरीगंज में राजनेता के आने से होता है। इसमें असत्य कथन बताना है कौन सा है। प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा समय आप भले ले लीजिए, आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो असत्य कथन हो जाएगा वह डी होगा। मैला आंचल उपन्यास की शुरुआत मेरीगंज गांव से होता है, ये तो सही है, लेकिन राजनेता के आने से नहीं होता है, मिलिट्री के आने से होता है। मैला आंचल उपन्यास की जो शुरुआत हुए मेरीगंज गांव में मिलिट्री के आने से मैला आंचल उपन्यास की शुरुआत होता है। और इसमें बाकी तीनों विकल्प सही है। मिथिलांचल प्रदेश को केंद्र में रखा गया है और इस उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, राजनीति, मठों एवं आश्रमों के पाखंड को दर्शाया गया है। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का चित्रण किया गया है, ये तीनों सही है। डी विकल्प इसका गलत होगा। उपन्यास की शुरुआत मेरीगंज गांव के मिलिट्री के आने से होती है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास पर रेणु जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? रेणु जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती, पद्मश्री। तो रेणु जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्मश्री पुरस्कार जो है मैला आंचल उपन्यास पर रेणु जी को प्राप्त हुआ। अगला है, पंचों गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, यह कथन किसका है? जुनिया, धनिया, गोबर, हीरा। पंचों गरीबों को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना, तो ये जो कथन है यह धनिया का है। और यह कथन पंचों के सामने जो है धनिया कहती है, जब उस पर जो है लगान लगा दिया जाता है, उसे कर्ज से दबा दिया जाता है, जब झुनिया को गांव वाले नहीं अपनाते हैं और उसके बाद जो है गर्भवती होने के बाद झुनिया को जो है होरी और धनिया अपने घर में जगह देते हैं। इस पर जो है गांव वाले जो है पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में दंड लगा देते हैं कि इतना रुपए तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। इस पर धनिया जो है यह बात कहती है, पंचों गरीबों को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना। अगला प्रश्न है, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, तो इस गाड़ी में ना चले जाओ, यह कथन किसका है? बोधा का वजीरा से, सूबेदार का बोधा से, लहना का सूबेदार से, सूबेदार का लहना से, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है सूबेदार का लहना का सूबेदार से होता है। जब लहना सिंह को गोली लगती है और लहना सिंह जो है अंतिम समय में होता है, मृत्यु के अंतिम समय में होता है, तो सूबेदार जो है लहना से कहता है कि चलो साथ में तुम भी चलो, तो लहना मना कर देता है और वह कहता है तुम्हें बोधा की और सूबेदारनी जी की कसम और सौगंध है, तुम भी चले जाओ। सूबेदार नहीं जाता है, लेकिन ये जो कसम दिलाता है उसके बाद वह जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कल्याणी, सक्टार की कन्या, अलका, तक्षशिला की राजकुमारी, एलिस, कार्नेलिया की सहेली, गांधार नरेश, अंबिक का पिता। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, असत्य कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कल्याणी जो है यह सक्टार की कन्या नहीं है। कल्याणी यह सक्टार की कन्या नहीं, यह मगध की राजकुमारी है। ठीक है, ए उत्तर इसका असत्य है। यह सक्टार की कन्या नहीं है, मगध की राजकुमारी है कल्याणी। बाकी तीनों सही है। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, एलिस कार्नेलिया की सहेली है, गांधार नरेश अंबिक का पिता है। अगला है, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी हैं, अगर आप उसे पूरा पढ़े हैं तो आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कहानी की नायिका सूबेदारनी है, लहना सिंह 77 नंबर राइफल में जमादार हो गया, कहानी का कथानक 5 अंकों में है, कहानी में आगरा शहर का वर्णन है।
असत्य कथन बताना है तो इसका डी उत्तर असत्य है। कहानी में आगरा शहर का वर्णन नहीं है, कहानी में अमृतसर शहर का वर्णन किया गया है। कहानी की नायिका सूबेदारनी है, सही है। लहना सिंह 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया, ये भी सही है। कहानी का कथानक 5 अंकों में है, ये भी सही है। लेकिन कहानी में आगरा शहर का नहीं, अमृतसर शहर का वर्णन किया गया है। अगला है पूस की रात कहानी में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है? जमींदारी प्रथा का, जानवर के प्रेम भाव का, गरीब किसान की व्यथा का, खुशहाल परिवार का। पूस की रात कहानी में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया? मुख्यतः अगर इसमें देखा जाए तो जानवर के प्रेम भाव का भी होगा और गरीब किसान की व्यथा का भी होगा, लेकिन मुख्यतः जो है गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। सी उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, सी उत्तर सही होगा। खेती में इतनी मेहनत करता है हल को, उसके बाद जो है वह सोना का पैसा नहीं दे पाता है, जो मात्र 3 रुपया होता है, और वह 3 रुपये बचा करके उसकी पत्नी मुन्नी जो है वह रखती है ताकि ठंड में वह नया कंबल ले सके, लेकिन वह कंबल नहीं ले पाता और वह पैसे जो है सोहना को दे देते हैं। तो खेती से वह परेशान थे और उसके बाद मुन्नी कहती है कि ऐसी खेती का क्या मतलब जिससे जो है 2 टाइम का खाना ना मिले। तो वह खेती छोड़ने के लिए विवश करती है कि जाके कहीं मजदूरी करो, उससे कम से कम सुकून से तो ज़िंदगी जिएंगे। कौन सा उपन्यास राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं है? देव और दानव, कंकाल, वे और हम, तब और अब। राधिका रमण प्रसाद सिंह का कौन सा नहीं है? तो कंकाल जो है ये आप सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। देव और दानव, वे और हम, तब और अब, ये तीनों जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। कुछ आसान प्रश्नों का भी समावेश आज के अभ्यास पेपर में किया गया है। कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी पुत्री है? मुनीश्वर, योगेश्वर, नरेंद्र, लल्लन सिंह। कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी पुत्री है? किरण जो है यह प्रमुख स्त्री पात्र है, तो यह किसकी पुत्री है? इसका सही उत्तर हो जाएगा योगेश्वर की यह पुत्री है किरण। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? नाटक में 16 गीत हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अलका का गायन है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। तो असत्य कथन बताना है, ए विकल्प इसका सही होगा। नाटक में 16 गीत नहीं है, 13 गीत हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीत हैं, बाकी तीनों सत्य है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अलका का गायन है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, ये भी सही है। नाटक में कुल 44 दृश्य हैं, ये भी सही है। कानों में कंगना कहानी में असत्य कथन कौन सा है? कहानी का नायक नरेंद्र है जो एक किन्नरी पर मोहित हो जाता है। किरण के लिए 2 कंगन योगेश्वर लाता है। यह एक मार्मिक कहानी है। कहानी का कथानक 3 अंकों में विभाजित है। तो असत्य कथन आपको बताना है कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किरण के लिए 2 कंगन योगेश्वर लाता है, ये असत्य है। योगेश्वर नहीं लाता है, यह नरेंद्र लाता है। ठीक है, किरण के लिए जो 2 कंगन लाता है वह नरेंद्र लाता है। कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी फूलों की माला बना लाती है? चमेली, गुलाब, मौसीर, मौलसिरी। किसकी फूलों की माला जो है वह बना कर लाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलसिरी के फूलों की माला बना कर लाती है। राधिका रमण प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दी? ग्रामवासियों ने, नेताओं ने, परिवार ने, अंग्रेज सरकार ने। राधिका रमण प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज सरकार ने राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है? सिंहरण, सकटार, मौर्य सेनापति, सिकंदर। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के पिता का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य सेनापति। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया की सहेली का क्या नाम है? एलिस, अलका, सुभाषिनी, कल्याणी। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया की सहेली का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलिस। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा पात्र नहीं है? अनुस्वार, व्यंजन, अनुनासिक, दंतुल।
आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा पात्र नहीं है? तो व्यंजन जो है यह कोई पात्र नहीं है। अनुस्वार, अनुनासिक, दंतुल, मातुल, कालिदास, अंबिका, मल्लिका, ये सभी जो है आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? भृंगुमंजरी, अंबिका, मल्लिका, संगिड़ी। प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो मल्लिका जो है प्रमुख स्त्री पात्र है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। 1958 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र कालिदास है, जिसका उपनाम हरिशेण है। ऋतुसंहार रचना पर कालिदास को राजकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। तो असत्य कथन कौन सा है? एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा असत्य कथन वह सी होगा। नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र कालिदास है, ये सही है। इसका उपनाम हरिशेण है। हरिशेण इनका उपनाम नहीं है, इनका उपनाम जो है मात्रगुप्त है। ठीक है। जब इन्हें उज्जैनी की ओर से राजकवि का दर्जा मिलता है और वह जब उज्जैनी जाते हैं अपने ग्राम प्रांतर को छोड़कर, और वहाँ पर इन्हें जो है कालिदास के नाम से नहीं मात्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो इनका उपनाम जो है हरिशेण नहीं मात्रगुप्त है। बाकी ए, बी और डी तीनों सही है। आज के वीडियो में हमने देखा पाठ्यक्रम में लगे नाटक, कहानी और उपन्यास से संबंधित स्वरचित हस्तलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ कहानियाँ रह गई हैं जिसमें पंचलाइट और चीफ की दावत, साथ ही साथ निबंध और कविताएं भी अभी रह गई हैं। उन पर प्रश्न तैयार हो रहे हैं और हमारा जो अगला वीडियो होगा उनसे ही संबंधित होगा। तो आप कमेंट करके बताएं आपके इन 34 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।